वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो जेल विभाग का जो क्वेश्चन पेपर है जो कि 24 जुलाई 2017 को हुआ था, जिसका आप टाइमिंग देख सकते हैं, जो कि 3 बजे हुआ था दोपहर के, और उसका आज हम एक इंग्लिश का पेपर सेट डिस्कस करेंगे। और डेफिनेटली अगर ये आप वीडियो देखते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको अगर इंग्लिश के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ये हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन सेट है। इसके पहले हमने जेल प्रहरी से रिलेटेड या एमपी व्यापम से रिलेटेड इंग्लिश के सारे जो टेस्ट हैं, जो पेपर है, टेस्ट पेपर, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। ये हमारा 11वें नंबर का पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देख सकते हैं हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यू कैन सी द आवर फर्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेट्रिकली करेक्ट। अब इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ग्रामेट्रिकली करेक्ट कौन सा सेंटेंस होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी कोई सेंटेंस ग्रामेट्रिकली करेक्ट पूछा जाता है तो उसमें आपको क्या चेक करना है, केवल वर्ब्स चेक करना है। अगर आपको वर्ब्स चेक करना आ गया तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप ग्रामेट्रिकली करेक्ट सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो यू कैन सी द फर्स्ट ऑप्शन, द चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग दिस चैनल सिंस मॉर्निंग। द चिल्ड्रन, अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूं तो चिल्ड्रन क्या होता है बेटा, एक प्रकार का प्लूरल सब्जेक्ट होता है। चिल्ड्रन अगर आपको कहीं भी दिखाई दे तो चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। तो वर्ब प्लूरल कौन कौन सी हो सकती है, जैसे आर एक प्लूरल वर्ब है, हैव एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है, आर एक प्लूरल वर्ब है और हैव एक प्लूरल वर्ब है। तो यहां पर हैज और हैव यूज हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि चिल्ड्रन एक प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ एक प्लूरल वर्ब यूज होना चाहिए। तो चिल्ड्रन के साथ हैज आ नहीं सकता। तो जो सेकेंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहां हैज यूज हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता। चिल्ड्रन एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब फिर से हैज बीन यूज हो गई, तो ये भी नहीं हो सकता। द चिल्ड्रन के साथ फिर से हैज बीन यूज हो गया, ये सिंगुलर वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट तो प्लूरल है। तो आपको देखना है कि इस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हैव यूज हुई है क्या, तो हाँ, यहां पर हैव यूज हुआ है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। तो अब हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हुआ, चिल्ड्रन हैव बीन। मैंने बताया ना, अगर आपको ग्रामेट्रिकली कोई पोर्शन को करेक्ट करना है तो आप उसको केवल वर्ब चेक करें। तो देखते हैं कि ये फर्स्ट हमारा ऑप्शन होता है कि नहीं। तो मूव टू आंसर, यस दिस इज करेक्ट, हैव बीन वॉचिंग दिस चैनल इज अ करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। You can see the second question, out of the given 4 sentences choose the one which grammatically correct। अब इसमें भी क्या पूछा गया आपको कि ग्रामेट्रिकली करेक्ट कौन सा सेंटेंस। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि अगर आपको ग्रामेट्रिकली करेक्ट करना है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, उसका वर्ब चेक करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब होती है, हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि हैज जहां पे आता है, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जहां भी हैज या हैव आता है तो हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब यहां पे देख सकते हैं, यहां पे आया है हैज, सी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, करेक्ट है। लेकिन अब यहां पे क्या यूज हुआ है, रोज। तो रोज सेकेंड फॉर्म होता है। मैं आपको तीनों फॉर्म बताता हूं। एक होता है राइज जो कि V1 होता है, एक होता है रोज जो कि V2 होता है, और एक होता है राइजेन जो कि क्या होता है, V3 होता है। तो यहां पे यूज क्या होना था, हैज हैव के बाद क्या यूज होना था, राइजेन, बट यहां पे क्या यूज हो गया, सेकेंड फॉर्म। तो ये तो करेक्ट नहीं है। हैव आया है सी के साथ, तो हैव तो प्लूरल फॉर्म हो गया और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैव प्लूरल वर्ब है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल थिंग हो गई। अगर हैज रहता तो मान के चलते हैं, राइजन यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन हैव क्या है, वहां पे यूज नहीं होना, तो उस जगह पे हैज यूज होना था, तो दोनों होगा रॉन्ग। यहाँ फोर्थ वाले में भी सी के साथ कभी हैव यूज नहीं होता, क्या यूज होता है, हैज यूज हो सकता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन आप क्या देख सकते हैं, सी के साथ डायरेक्टली यहां पर रोज यूज हुआ है, मतलब सेकेंड फॉर्म। तो अब ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल टेंस। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है करेक्ट है डायरेक्टली। तो हमारा जो आंसर टिक हुआ ग्रामेट्रिकली वो हुआ, सी रोज फ्रॉम हर चेयर वेलकम अस। तो मूव टू आंसर, दिस इज अ करेक्ट आंसर।
नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली वन इज स्पेल्ड करेक्ट. अब यहां पे आपको चेक करना है कि स्पेल्ड करेक्ट वाला कौन सा है. तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले तो हम इनकरेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, फिर हम करेक्ट पे तो पहुंच ही जाएंगे. वी विल रीच करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, यू कैन सी सोल्जर. अब सोल्जर का ये करेक्ट स्पेलिंग नहीं होता, तो करेक्ट स्पेल्ड क्या होता है सोल्जर का? सोल्जर का जो करेक्ट स्पेल्ड होता है वो होता है SOLDIER. ये होता है सोल्जर का करेक्ट स्पेल्ड. सेमेस्टर की मैं बात करूं तो सेमेस्टर की ये जो स्पेलिंग है ये करेक्ट है. अगर मैं सिंसियरली की बात करूं तो सिंसियरली की स्पेलिंग क्या होती है? SINCERELY. क्या होता है? SINCERELY. तो यहां पर क्या है, सी के बाद ई तो यूज हुआ लेकिन आर के बाद ई यूज नहीं हुआ, तो ये हो गया रॉन्ग. सोल्जर भी रॉन्ग हो गया. सेपरेट की अगर मैं बात करूं तो सेपरेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? SEPERAT. ये होती है सेपरेट की करेक्ट स्पेलिंग. यहां पे भी ई आता है, तो सेपरेट की करेक्ट स्पेलिंग ये होती. ठीक है, हमारा जो यहां पे सेपरेट भी रॉन्ग हो गया, सोल्जर भी रॉन्ग हो गया, सिंसियरली भी रॉन्ग हो गया, लेकिन सेमेस्टर जो है यहां पर हमारी करेक्ट स्पेलिंग है, स्पेल्ड करेक्ट है, तो सेमेस्टर हमारा क्या हो गया? ये ऑप्शन हो गया. नाउ मूव टू आंसर. यस, दिस इज अ राइट आंसर ऑफ सेमेस्टर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन. यू कैन सी द फोर्थ क्वेश्चन. आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली वन इज नॉट स्पेल्ड करेक्ट. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि कौन सा किस वर्ब की या किसी भी वर्ड की स्पेल्ड करेक्ट नहीं है. तो अगर मैं बात करूं मेडिसिन की, तो मेडिसिन की स्पेलिंग करेक्ट है. मेडिसिन की जो स्पेलिंग है वो इस कंडीशन में क्या है? करेक्ट है, यहां पर जो दिया है. मैरिज की बात करूं तो मैरिज की स्पेलिंग भी करेक्ट है. मैथमेटिक्स की बात करूं तो ये भी करेक्ट स्पेल्ड है. यहां पे आ गया मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री की स्पेलिंग ये नहीं होती. मिनिस्ट्री की एक्चुअल स्पेलिंग क्या होती है? MINISTRY. ये तो बहुत ईजी है, आप सभी लोग इसको वाकई में इस स्पेलिंग से. नाउ गेट द आंसर इज मिनिस्ट्री इज अ स्पेल्ड करेक्ट. तो ये हुआ हमारे क्वेश्चन का आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहां पर बात हो रही है करेक्ट प्रीपोजिशन. यहां पे ब्लैंक्स दिया हुआ है, आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फाइंड आउट करना है. आई कुड सी द क्लियर व्यू ऑफ द सी. कुड यूज हुआ है, मीन्स यहां सेकेंड फॉर्म यूज हुई है. और कुड का यूज कहां होता है? जहां पर एबिलिटी को शो होने की बात होती है. मतलब केन का सेकेंड फॉर्म होता है कुड. किसका सेकेंड फॉर्म होता है? केन का सेकेंड फॉर्म होता है कुड. और केन एबिलिटी को शो करता है, मतलब किसी चीज की एबिलिटी दिखाता है. तो आई कुड सी, मैं देख सका किसको? एक क्लियर व्यू को. किसके? समुद्र के क्लियर व्यू को. द क्लिफ, तो क्लिफ का मीनिंग होता है एक प्रकार की लाइक जैसे रॉक या चट्टान बोल सकते हो आप उसको. अगर मैं हिंदी में एक सिंपल वर्ड देखूं तो क्या होता है? चट्टान. तो आप कहां पे, यहां पे एक लोकेशन बताई जा रही है कि आप कहां पर खड़े हैं. आप अगर एक क्लिफ पर खड़े, मतलब एक चट्टान पर खड़े हैं और आप एक समुद्र का एक व्यू देख रहे हैं खड़े होकर, मतलब आप देख पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपने देखा कहां से? एक क्लिफ से देखा, एक चट्टान से देखा. तो जहां से देखने से बात आती, जहां से आप देख रहे हो किसी व्यू को, तो एक लोकेशन से आप किसी दूसरे लोकेशन पर देख रहे हो. मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक जैसे ये आपका क्या हो गया, सपोज ये आपका क्या हो गया, ये सी वाला जो जोन है और यहाँ पे एक क्लिफ है जहाँ पे आप यहाँ पर खड़े हैं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं. तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, तो इस जगह में क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे? फ्रॉम यूज करूंगा. फ्रॉम का मीनिंग होता है से. ठीक है, अब चेक करते हैं कि यहाँ पे फ्रॉम है कि नहीं. बिल्कुल है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन टिक होगा? फ्रॉम. अब ये अमोंग का यूज मैं आपको बता दूं, तो अगर दो लोगों के बीच में, दो या दो से ज्यादा, अगर मोर देन 2 लोग हैं, मतलब 2 से ज्यादा लोग हैं, और एक जैसे यहाँ पर फ्रूट है एप्पल, और उसको अगर आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है. मोर देन 2 लोगों में अगर एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, तो उस कंडीशन में हम अमोंग प्रीपोजिशन यूज करेंगे. और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इनटू का यूज आपको बताऊं, तो इनटू का यूज हम किस कंडीशन में करेंगे? जैसे सपोज अगर आप यहां पर खड़े हैं
और ये है एक स्विमिंग पूल, और आप क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ से मतलब इस सरफेस से यहाँ पे जंप करना चाहते हैं अंडर द स्विमिंग पूल। तो इस कंडीशन में आपका जो प्लेस है, आप अभी क्या है अर्थ सरफेस पर है, और जैसे ही आप कहाँ पे एंटर करोगे स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल में वाटर है, तो एक प्लेस जब दूसरे प्लेस में ट्रांसफर होता है, एक प्लेस से जब दूसरे प्लेस पर प्लस हम दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पर सरफेस से हम वाटर में क्या हो रहे हैं, अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इनटू, और अंदर साइड हो रहे हैं इसलिए हम इनटू यूज करेंगे, और अगर सरफेस टू सरफेस करते हैं तो ऑन टू होता, लेकिन इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे इनटू यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आंसर क्या है, फ्रॉम, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फ्रॉम। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, यू कैन सी द सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6 यू कैन सी। नाउ यहां पे भी प्रीपोजिशन की बात हुई, करेक्ट प्रीपोजिशन क्या है, आई वर्कड। वर्कड मतलब ये सेकेंड फॉर्म हो गया। अब ये सेकेंड फॉर्म हो गया द गर्ल्स डॉर्मिटरी फॉर अ वीक। अब ये डॉर्मेट्री का मैं आपको मतलब बता दूं, जहां भी आप डॉर्मेट्री देखते हैं तो डॉर्मेट्री क्या होता है, छात्रावास देखे आपने, जहां पर हॉस्टल, डॉर्मेट्री लाइक अ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल की बात हो रही है। तो मैंने काम किया, सेकेंड फॉर्म है, एक गर्ल्स, यहाँ एपोस्ट्रोफ लगा है, मतलब लड़की के मतलब लड़कियों के हॉस्टल्स में क्या किया उन्होंने, काम किया। एक वीक के लिए उसने गर्ल्स हॉस्टल में या गर्ल्स डॉर्मेट्री में काम किया। अब मैं आपको एक प्लेस आ रहा है, किसी प्लेस की बात हो रही है, एक निश्चित प्लेस पर आपने काम किए, एक निश्चित जगह की बात हुई। किसी अगर निश्चित प्लेस की बात होती है और उसमें अगर प्रीपोजिशन फाइंड आउट करने बोलता है, तो आप you can use in this preposition in this place you can use the preposition is at। उस जगह पर आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, एट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि शॉप की बात करूं, जैसे कोई एक मार्केट है ना, कोई एक मार्केट हो गया, कोई एक शॉप हो गई, अगर उसका एक पर्टिकुलर नाम है तो उस जगह पर भी हम क्या यूज करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, एट प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर बोल दूं कि जैसे मैं बोल दूं कि सब्जी मार्केट, तो एट सब्जी मार्केट, हम क्या बोलेंगे, एट सब्जी मार्केट बोलेंगे, ठीक है। एट शॉपिंग मॉल बोलेंगे, एट किराना शॉप बोलेंगे। तो एट हम उस जगह पर यूज करते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्लेस की बात हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, डॉर्मेट्री, गर्ल्स डॉर्मेट्री हॉस्टल की बात हो रही है, इसलिए वहां पे क्या यूज करेंगे, एट। नाउ यू कैन सी द आंसर, नाउ मूव टू आंसर, yes 8 is a correct। now move to another question, the well trained team rescue everyone after blanks earthquake। यहां पे आर्टिकल पूछा गया है, यहां पे क्या पूछा गया, आर्टिकल, और आप देख सकते हैं आर्टिकल किसी भी नाउन के पहले यूज होता है। तो यहां पे क्या हुआ, एक ब्लैंक्स है तो यहां पे आर्टिकल आएगा। अब ये अर्थक्वेक की बात हो रही है। अब अर्थक्वेक जितनी भी नेचुरल कैलमिटी होती है, मतलब जो जितनी भी नेचुरल आपदाएं होती हैं, नेचुरल जो भी थिंग होती है, उसके पहले एक आर्टिकल यूज होता है द। कौन सा आर्टिकल यूज होता है, द। सो यू कैन यूज इन दिस प्लेस यू कैन यूज द आर्टिकल इज द। नाउ कम टू द आंसर, द इज द करेक्ट आंसर, द इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे भी आर्टिकल पूछा गया है, आई प्ले ब्लैंक्स पियानो। अब पियानो एक प्रकार का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पहले कौन सा आर्टिकल यूज होता है, द आर्टिकल यूज होता है, ठीक है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पहले कौन सा आर्टिकल यूज होता है, द। तो यू कैन फाइंड दिस द। नाउ मूव टू आंसर, यस द इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन नंबर 9। एवरीवन इन द ऑफिस कंप्लेन्स। यहां पे बात की जा रही कि एवरीवन इन द ऑफिस कंप्लेन्स दैट सी स्मेल्स ऑफुल, ब्लैंक्स नोबडी डेयर्स मेंशन इट टू हर। क्या बात हो रही है कि हर कोई ऑफिस में कंप्लेंट करता है कि सी स्मेल ऑफुल, वो क्या है, बड़ी भयंकर स्मेल करती है। एक लड़की की बात हो रही है कि हर कोई ऑफिस में कंप्लेंट करते रहता है कि एक लड़की है जो कि बहुत स्मेल करती है, लेकिन नोबडी डेयर्स, किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसके बारे में मेंशन कर पाए, उस लड़की के बारे में। कोई ऑफिस है और ऑफिस में हम कंप्लेंट करते रहते हैं कि एक लड़की जो स्मेल करती है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं, नोबडी
नोबडी डेयर्स, डेयर्स का मतलब होता है हिम्मत, आप देख सकते हैं डेयर्स यूज हुआ है, तो डेयर का मतलब होता है हिम्मत। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेयर इज हिम्मत, किसी की हिम्मत नहीं की इसको कुछ बोल पाए। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक सेंटेंस तो है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर कोई एक पॉजिटिव सेंटेंस हो और उसके साथ एक नेगेटिव सेंटेंस भी हो तो उस जगह पर आप क्या यूज करते हो, बट। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब मैं आपको समझाता हूं। यहां पर पॉजिटिव थिंग क्या हो रही है कि वो स्मेल तो करती है, हम चाहते तो उसको कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, तो हिम्मत नहीं है मतलब वो नेगेटिव फॉर्म में आ गया। एक है पॉजिटिव सेंटेंस कि हाँ वो करती है स्मेल, लेकिन क्या किसी की हिम्मत है क्या कंप्लेंट करने की, नहीं, तो ये नेगेटिव फॉर्म का सेंटेंस हो गया। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन बट। ठीक है, तो अब यहां पे देख सकते हैं क्या हमारा आंसर सही है। नाउ मूव टू आंसर, यस बट इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू अनदर सेंटेंस, another question. You can see the question. Out of the given 4 option choose join 2 sentence. अब यहां पे क्या करना है, 2 sentences को किसी कंजंक्शन का यूज करके ज्वाइन करना है। यू कैन रीड द सेंटेंस माइकल लव्ड स्पोर्ट्स। अब माइकल का यहां पे इसके बाद क्या यूज हुआ, एक वर्ब जो कि सेकेंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस। लव्ड मतलब माइकल किसको पसंद करता है भाई, किससे प्यार किया, माइकल ने प्यार किया स्पोर्ट्स से। जूलियो प्रिफर टू रीड अ बुक। अब यहां पास्ट की बातें हो रही है। अब यह पास्ट की बात क्या हो रही है कि जूलियो ने क्या किया, प्रिफर टू रीड, एक बुक पढ़ना प्रिफर किया जूलियो ने, और वहीं पर माइकल ने क्या किया, स्पोर्ट्स को पसंद किया। अगर पास्ट में कोई इंटरेस्टिंग थिंग होती है और 2 लोगों की बात होती है, मैं क्या बता रहा हूं आपको कि अगर 2 लोगों के बीच में बात हो रही है कि एक ये चीज पसंद करता है उस टाइम पर और दूसरा इस चीज को पसंद करता है उसी टाइम पर, तो ऐसी जगहों पर हम क्या यूज करते हैं, दोनों को जोड़ने के लिए 2 सेंटेंस को या तो व्हेन यूज कर सकते हो या फिर व्हाइल यूज कर सकते हो, लेकिन पास्ट की इवेंट होना चाहिए। वो इवेंट कैसी होना चाहिए, पास्ट की इवेंट होना चाहिए। अगर पास्ट की इवेंट है और दोनों एक इंटरेस्टिंग चीज को पसंद कर रहे हैं लेकिन टाइमिंग सेम है, यहां पे बात हो रही जिस दौरान जूलियो ने बुक पढ़ना पसंद किया उस दौरान क्या किया गया, माइकल ने क्या पसंद किया, स्पोर्ट्स मतलब कि खेलना पसंद किया। ठीक है, जिस टाइम जूलियो को बुक पढ़ने का शौक था उस दौरान क्या था, माइकल को खेलना पसंद था। ये सेंटेंस का मीनिंग है। तो यहां पे उस टाइमिंग की बात हो रही है, टाइमिंग को बोलते हैं व्हाइल, उस दौरान, इसका मीनिंग होता है दौरान। इसकी जगह आप ये क्या यूज कर सकते हैं, व्हेन भी यूज कर सकते हो, बट इन दिस ऑप्शन यू कांट फाइंड द व्हेन। यहां पे ऑप्शन आपको व्हेन नहीं दिख रहा है, बट यू कैन फाइंड द व्हाइल। सो व्हाइल इज अ करेक्ट आंसर for this question. Now move to the answer, you get the y answer, correct. Now come to the next question. Now move to the next question, 11th question, number 11. अप्रोप्रिएट व्हाट, अच्छा यहाँ पे ब्लैंक्स फिलअप करना है। ठीक है, क्या ब्लैंक्स फिल करने बोल रहा है भाई, ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। अच्छा, एक वर्ड है जो अप्रोप्रिएट होना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसमें फिलअप करना है वो वर्ड को। थॉमस हैज़ लिव्ड, अब यहाँ पे देख सकते हैं हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, करेक्ट है, लिव्ड इन अ पेरिस। क्या हुआ, थॉमस। अब हैज़ का मतलब जहाँ भी हैज़ आता है उसका मतलब क्या होता है, रिसेंटली कोई इवेंट कंप्लीट हुई है, तो थॉमस हैज़ लिव्ड इन पेरिस फॉर ईयर्स। कुछ क्या हुआ था कि कुछ साल पहले ही क्या है, थॉमस रह के आया है, मतलब रहा है, कहाँ पे रहा है भाई, पेरिस में रहा है। ही इज़ फ्रेंच। अगर कोई अगर पर्सन है, अगर वो कहाँ पे रहा है भाई, पेरिस में रहा है, तो उसकी फ्रेंच अच्छी होना चाहिए, है ना, उसकी फ्रेंच अच्छी होगी। ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। जैसे अब सपोज अगर मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ कुछ साल पहले से, है ना, अगर मैं सपोज मध्य प्रदेश में आ गया हूँ, और मध्य प्रदेश में आ गया हूँ, लेकिन मेरा पूरा चाइल्डहुड कहाँ पे बीता है, महाराष्ट्र में, और अगर कोई पर्सन मेरे को आके बोलता है कि तुम तो महाराष्ट्र में रहे हो, तो ऑफकोर्स तुम्हारी जो मराठी है वो अच्छी होना चाहिए, या तुम्हारी मराठी अच्छी होगी। अगर हम किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं, किसी चीज़ के लिए, किसी अगर पर्सन के लिए हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो उस जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उस प्लेस पर हम यूज़ कर सकते हैं मस्ट बी। क्या यूज़ कर सकते हैं, मस्ट बी।
तो यहां पर आप देख सकते हैं मस्ट नॉट भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं। मस्ट का यूज होता है कि कंपलसरी हो गई कोई चीज, यू मस्ट डू दिस, तुम्हें यह करना ही चाहिए। मतलब मस्ट का मीनिंग होता है कि तुम्हें यह करना ही चाहिए, तुम्हें यह करना ही चाहिए, तो उसका मतलब होता है मस्ट। अब मैं मस्ट बी की बात करूं तो मस्ट बी का मतलब है कि ऐसा हो गई, अनुमान लगा ली। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मस्ट बी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेशल ऑनर और रिस्पेक्ट शोन पब्लिसिटी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फाइंड द विच वन इज रिप्लेस फॉर द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है कि इस सेंटेंस का मतलब एक मीनिंग आपको फाइंड आउट करना है कि मैच किससे खा रहा है ऑप्शन से। यहाँ पे दिया हुआ है स्पेशल ऑनर और रिस्पेक्ट शोज पब्लिकली। तो स्पेशल ऑनर किसी को मिलता है, जैसे भारत रत्न अगर किसी को मिल गया तो वो एक प्रकार का स्पेशल ऑनर होता है। और स्पेशल ऑनर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो क्रिटिसिज्म स्पेशल ऑनर के लिए तो यूज नहीं होता, क्योंकि क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है, आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, तो वो क्रिटिसिज्म हो गया, उसका विरोध करना। मतलब स्क्रिप्ट तो हो नहीं सकता, किसी चीज की स्क्रिप्ट होती, जैसे कोई अगर किसी ने कुछ चीज लिखा है, अगर बुक अगर आपने राइट की तो उसकी कुछ स्क्रिप्ट्स होंगी। उसके बाद एब्यूज का मतलब होता है कि एक प्रकार से गाली देने वाली बात होती है। लेकिन अगर मैं होमेज की बात करूं तो होमेज कब दिया जाता है? जब आप स्पेशल ऑनर दिया जाए, जैसे भारत रत्न दिया जा रहा है, या आपको ट्रिब्यूट दी जा रही है, अगर आपको श्रद्धांजलि दी जा रही है। अगर आपने जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम जब उनका निधन हुआ तो उसके बाद उनको क्या दिया गया था? स्पेशल ऑनर से उनको क्या किया गया था? होमेज दिया गया था, तो उनको सम्मानित किया गया था, तोपों की सलामी दी गई थी। तो जितने भी स्पेशल जो अगर पर्सन होते हैं तो उनको तोपों की सलामी दी जाती है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? होमेज। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? होमेज। नाउ मूव टू आंसर। यस, होमेज इज अ करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी कुछ यहाँ पे कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसका एक सेम मीनिंग देखना है। यहाँ पे लिखा है ऑफ द सेम काइंड ऑफ अलाइक और अलाइक। यहाँ पे दिया हुआ है कि सेम थिंग, मतलब एक ही प्रकार की चीज़ों की बात हुई है। अलाइक का मतलब होता है एक प्रकार की चीज़। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसीमेन। तो स्पेसीमेन का मीनिंग क्या होता है? जहाँ भी अगर आपको क्या दिखाई दे स्पेसीमेन, तो स्पेसीमेन का मीनिंग क्या होता है? एक डिफरेंट थिंग होती है। तो वो अलाइक टाइप का नहीं हुआ, तो अलाइक तो यहाँ स्पेसीमेन अलाइक का मीनिंग यहाँ पे बैठता नहीं। अगर मैं बात करूं ट्रांसपेरेंट की, ट्रांसपेरेंट की, तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जैसे ग्लास, एक ग्लास है और इस साइड से आप एक अनदर साइड को अगर देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? आप ग्लास के आजू बाजू देख पा रहे हैं, तो ग्लास उस कंडीशन में हो गया ट्रांसपेरेंट। हेट्रोजीनियस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप पहला हुआ एक वर्ड देख सकते हैं प्रीफिक्स के रूप में, हेटर। हेटर का मतलब होता है अनदर। तो ये एक जैसा नहीं हुआ ना, हेटर का मतलब उसने पहले बता दिया कि जो कि एक जैसा ना हो, हेट्रोजीनियस। और मैं अगर आता हूं होमोजीनियस, तो अगर जहां कहीं भी आपको होमो अगर दिखाई दिया, होमो एक रूट वर्ड है, अगर आपको ये कहीं दिखाई दिया तो इसका मतलब होता है सेम। इसका मतलब क्या होता है? सेम, एक जैसा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बैठेगा वो क्या बैठेगा? होमोजीनियस बैठेगा। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बैठेगा वो बैठेगा क्या? होमोजीनियस बैठेगा, ठीक है। और स्पेसीमेन का मतलब क्या होता है? स्पेसीमेन का मतलब होता है जैसे एक प्रकार का, जैसे आप कॉलेज या स्कूल टाइम में अगर आप किसी मॉडल पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो जो मॉडल रखा रहता है उसको हम बोलते हैं क्या? स्पेसीमेन बोलते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या है? अलाइक मतलब सेम मीनिंग की बात कर रहे हैं, तो सेम मीनिंग का मतलब होता है क्या? होमोजीनियस। तो होमोजीनियस हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। मूव टू आंसर। यस, होमोजीनियस इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक एरर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है और ये क्वेश्चन टेक का है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन टेक का है। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं ही के बाद वेंट आया, तो ही के बाद सेकंड फॉर्म आ गई, तो करेक्ट हो गया। टू द पार्टी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट मतलब सेकंड फॉर्म की बात हो रही, तो ये भी करेक्ट हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे बात आ रही है अब सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन पे क्वेश्चन टेक का क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, तो सेकंड फॉर्म के अकॉर्डिंग एक वर्ब यूज हुई है डिड, और उसके बाद उसका सब्जेक्ट आ गया ही, तो ये तो करेक्ट है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, कभी भी अगर क्वेश्चन टेक का क्वेश्चन आता है तो वर्ब के साथ नेगेटिव फॉर्म आती है। मतलब यहां पे क्या आना था? डिड नॉट ही। अगर यहां डिड नॉट ही आता तो करेक्ट ऑप्शन होता। मतलब एरर कहां पे हो गई? सी वाले ऑप्शन में क्या हो गई? एरर, क्योंकि यहां पे क्या आना था इस जगह पर? डिड नॉट। तो देख सकते हैं हमारा क्या ऑप्शन सही है कि नहीं? बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। नाउ मूव टू 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन।
यहां पे भी एरर दी हुई है, यहां पर भी क्या दिया हुआ एरर, फ्रांस की बात हो रही है, यहां पर किसकी बात हो रही है, फ्रांस की। तो फ्रांस इज अ स्मॉलर देन, अब यहां पे THEN वाला देन हुआ है, जबकि यहां पे यूज क्या होना था, देन, क्योंकि फ्रांस की जो कंपैरिजन है, तुलना की जा रही है रसिया के साथ, तो उस जगह पर देन THAN यूज होना था, लेकिन यहाँ पे तो THEN तब वाला हो गया, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो एरर जो है हमारी बी वाले में एरर है, बी वाले ऑप्शन में। तो अब देख सकते हैं हमारा क्या बी वाले में एरर है, हाँ बिल्कुल हमारे बी वाले ऑप्शन पर क्या है, एरर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th नंबर क्वेश्चन, वी लॉस्ट आवर अपील। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मीनिंग द, यहाँ पे एक ईडियम दिया हुआ है। ईडियम का मतलब एक प्रकार से क्या होता है, कहावतें। ईडियम का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से कहावतें। अभी कहावतों का मीनिंग आपको बताना है, वो इंग्लिश में कहावत पूछा गया है। अब इंग्लिश में जो कहावत है उसका मीनिंग देख सकते हैं, वी लॉस्ट आवर अपील, हमने अपनी जो अपील हमने दायर की गई थी कोर्ट में, वो क्या हो गई, हमने खो दिया उसको। सो बैक टू स्क्वायर वन। और जहां कहीं भी आप ये वर्ड देखते हैं, एक फ्रेज देखते हैं, ईडियम देखते हैं, बैक टू स्क्वायर वन, तो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है जहां से आपने शुरुआत की है वहीं पे आप पहुंच गए, जहां से आपने शुरुआत की है वहीं पर आप पहुंच गए। जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एग्जाम है और आपने खूब मेहनत की, और वो एग्जाम साल में एक बार होता है, जैसे MPPSC तो MPPSC की प्रिपरेशन की है साल भर, फिर MPPSC का एग्जाम दिए, फिर रिजल्ट आया, अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया प्री में, फिर वापस से आप कहाँ पे आ गए, बैक टू स्क्वायर वन हो गए, मतलब आप जहां थे वहीं के वहीं आ गए। तो इसका मीनिंग ये होता है। अब हम देखते हैं कि क्या इसका ऑप्शन में करेक्ट कोई मीनिंग है क्या, रीच द क्लाइमेक्स और टॉप मोस्ट पोजीशन। तो टॉप मोस्ट पोजीशन तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दीज अबव ये भी नहीं होगा। बैक टू द बिगिनिंग और द स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ जहां कहीं भी आप स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं वो होता है सो बैक टू स्क्वायर वन। तो ये 3rd नंबर का हमारा ऑप्शन सही होगा। नाउ मूव टू आंसर, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यहां पे भी क्या दिया हुआ है, ईडियम दिया हुआ है। अब इसका मीनिंग बताना है। यहां पे दिया हुआ है, इट्स अपसेटिंग टू लर्न दैट समवन यू once viewed as a good colleague, is it a fact a snake in the grass। तो अगर कहीं भी आपको क्या दिखाई दिया, एक फ्रेज, एक इडियम दिखाई दिया, a snake in the grass, जैसे आपने हिंदी का मीनिंग मैं हिंदी में इसका मतलब बता दूं तो इसका मतलब होता है आस्तीन का सांप। स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है आस्तीन का सांप। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, पहला फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यू कैन फाइंड द फर्स्ट ऑप्शन, समवन ऑन होम यू कैन प्लेस एब्सोल्यूट ट्रस्ट। अगर किसी पर आपका ट्रस्ट हो, तो ये तो बता ही नहीं रहा कि आस्तीन का सांप होता है वो करके। समवन हु प्रिटेंड्स टू बी योर फ्रेंड व्हाइल सीक्रेटली डज थिंग टू हार्म यू। अगर कोई व्यक्ति, प्रिटेंड्स का मतलब ये होता है कि वो दिखावा करना, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, दिखावा। अगर कोई व्यक्ति आपको दिखावा करता है एज अ फ्रेंड की तरह, लेकिन वो क्या है, सीक्रेटली है ना, वो सीक्रेट क्या है उसका, डज थिंग टू हार्म यू, लेकिन वो प्लान करते रहता है हमेशा आपको धोखे में रखने का। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज कर सकते हैं, हाँ ये क्या होगा, अ स्नेक इन द ग्रास। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट होगा। तो चेक करते हैं क्या हमारा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल, समवन हु प्रिटेंड्स टू बी योर फ्रेंड while secretly does thing is harm। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नाउ मूव टू अनदर सेंटेंस, अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंडरलाइन एक वर्ड दिया हुआ है, उसका मीनिंग बताना है ऑप्शन से। वी यूजली गो टू एब्रॉड। एब्रॉड का मीनिंग क्या होता है, विदेश में। एब्रॉड का मीनिंग क्या होता है, विदेश में। अब चेक करते हैं विदेश में कौन सा मीनिंग है। विलेज तो हो नहीं सकता इसका ऑप्शन। नेटिव का मतलब क्या होता है, नेटिव का मतलब होता है लाइक जैसे आपका नेटिव बर्थ जहाँ होता है, जहाँ से आपकी पैदाइश होती है, उसको हम बोलते हैं, या प्रवासी आप बोल सकते हो, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आप निवास करते हो, उसको बोलते हैं नेटिव। इनहेबिटेंट, अगर मैं बात करूँ किसकी, इनहेबिटेंट की, तो इनहेबिटेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है लाइक जैसे पॉपुलेशन। जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बनाता हूँ इनहेबिटेंट से रिलेटेड, चाइना हैज़ मूव चाइना हैज़ मोर देन अ बिलियन इनहेबिटेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि चाइना की जनसंख्या बिलियन से भी ज़्यादा हो गई है, 1 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई। तो हैबिटेंट्स का मतलब होता है जनसंख्या। और ओवरसीज़ का मतलब क्या हो गया, ओवरसीज़ का मतलब होता है एक प्रकार से एब्रॉड या विदेश में। तो यहाँ में हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा, ओवरसीज़। तो मूव टू आंसर,
नाउ मूव टू आंसर. यस, ओवरसी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. अब यहाँ पे भी अंडरलाइन एक वर्ड दिया हुआ है, इसका मीनिंग आपको बताना है. कॉन्फ्लिक्ट्स, इसका अपोजिट मीनिंग बताना है. तो कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब ये होता है विवाद. किसी अगर दो पर्सन है उसके बीच में अगर किसी बात को लेकर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, लड़ाइयाँ हैं, तो उसका अपोजिट मीनिंग देखते हैं. तो फाइट्स तो उसके सिमिलर मीनिंग हो गया. टसल का मीनिंग क्या होता है, एक प्रकार से झगड़ा. टसल होता है ना, टसल्स, उसका भी मीनिंग होता है झगड़ा. डिसएग्रीमेंट का भी, डिसएग्रीमेंट कब होता है, जब आपकी का विवाद हो किसी चीज़ में. लेकिन यहाँ पे उसका अपोजिट मीनिंग क्या जा रहा है, एग्रीमेंट. भैया अगर आपका किसी से विवाद हो तो कोई एग्रीमेंट हो सकता है क्या, इट्स नॉट पॉसिबल. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, एग्रीमेंट, इसका जस्ट अपोजिट. तो मूव टू आंसर. यस, दिस इज अ करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे भी हाईलाइटेड वर्ब दिया हुआ है और आपको अपोजिट मीनिंग बताना है. अच्छा, यहाँ पे भी अपोजिट. तो यहाँ पे दिया हुआ है डिकेइंग. अंडरलाइन एक वर्ड है डिके. डिके का मतलब होता है नष्ट होना, धीरे धीरे उसमें खराबी आना. तो रोटिंग का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ सड़ जाती है, जैसे जैसे जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं. तो रोटिंग एप्पल बोलते हैं. रोटन एप्पल एक वर्ड होता है, रोटन एप्पल. रोटन एप्पल का मतलब होता है सड़ा हुआ एप्पल. एक उसका अपोजिट बताना है. तो ये रोटिंग तो उसका सेम मीनिंग हो गया. डैमेजिंग भी उसका सेम, डैमेज होना कोई चीज़. रूइनिंग भी क्या होता है, खराब होना ही होता है. लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लरिशिंग की, फ्लरिशिंग अगर एक वर्ड है तो फ्लरिशिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में समृद्ध होना, फलना या फूलना. तो इसका ये अपोजिट मीनिंग है, किसका, डिके का. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, फ्लरिशिंग. तो चेक कर चेक. नाउ मूव टू आंसर. यस, दिस इज अ करेक्ट आंसर. तो इस प्रकार से हमने इंग्लिश का जो सेक्शन है उसका 2017 जो कि 24 जुलाई को जो पेपर हुआ था, जेल प्रहरी और वन विभाग का जो कंबाइंड जो सेक्शन था, उसको हमने आज डिस्कस किया. और इसके बाद हम नेक्स्ट जो डेट में जो पेपर सेट हुआ था जेल प्रहरी और वन रक्षक का इंग्लिश सेक्शन का, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.